America can't meet our global challenges alone, nor can Europe meet them without America. Is this the end of Europe-USA bromance? Introduction. आज के इस अल्ट्रा मॉडर्न एज यानी कि 21st सेंचुरी में पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी की कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में दो नेशंस के बीच होने वाले रोमांस की जगह ब्रोमांस का डिस्कशन ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरो यूएसए ब्रोमांस की। प्रेजेंट यूएसए के सुपर रिच एंड सुपर पावर होने के पीछे यूरोप का बेहद बड़ा हाथ रहा है। लास्ट 500 ईयर्स में कई यूरोपियन इमिग्रेंट्स ने आज के अमेरिका को इतना बड़ा बनाया है। इसलिए यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच 1956 से ही काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल बॉन्ड रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच के रिलेशंस को वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए ही फॉर्म किया गया था। इसके साथ ही मल्टीपल ग्लोबल चैलेंजेस जैसे टेररिज्म, एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करना और वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपैंड करने में भी ईयू एंड यूएसए बायलैटरल रिलेशनशिप काफी क्रूशियल रोल प्ले करते आ रहे हैं। बात चाहे ऑपरेशन OAA के तहत ट्रांस अटलांटिक एयरवेज में न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की हो, या मिशन गैलीलियो के तहत अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम GPS और यूरोपियन नेविगेशन सिस्टम गैलीलियो का जॉइंटली काम करके नेशनल सिक्योरिटी को हायर लेवल तक ले जाने की। दोनों ही केसेस में यूरो अमेरिकन ब्रोमांस काफी पॉपुलर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड में 40% हिस्सेदारी और जॉइंटली 14 मिलियन वर्कर्स का बतौर एम्प्लॉय होना इन दोनों नेशंस के म्यूचुअली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को शो करता है। 627 बिलियन यूरो के ट्रेड और 1.5 ट्रिलियन यूरो के इन्वेस्टमेंट के साथ इनका मल्टीपल बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक ह्यूज वैल्यू डील है। साथ ही स्पेस मिशंस, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ह्यूज कोऑपरेशन से कई समय तक इनकी आपसी बॉन्डिंग अनब्रेकेबल रही है। लेकिन अनब्रेकेबल रहा ये बॉन्ड आज के सिनेरियो में भी पहले जितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आइए जानते हैं। टसल बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सिल्क रूट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे एम्बिशियस चाइनीज प्रोजेक्ट्स में ईयू की पार्टनरशिप और ईयू पोर्ट्स पर चाइना का 10% स्टेक क्लेम करना पिछले कुछ सालों में यूएसए ईयू के रिलेशनशिप्स को काफी चैलेंजिंग, टेंस्ड और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर टाइम में भी यूरोपियन यूनियन का रशिया पर ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट होना और इस वजह से रशिया पर ईयू का मेजर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ना लगा पाना भी ईयू के प्रति यूएस की नाराजगी को बढ़ा रहा है। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब यूरोपियन यूनियन और यूएसए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। बट कुछ समय बाद जैसे ही रशिया ने कई यूरोपियन कंट्रीज पर फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिकल, लॉजिस्टिकल काउंटर अटैक करने की धमकी दी, तो एक एक करके कई यूरोपियन यूनियन के नेशंस रशिया के खिलाफ नरमी दिखाने लगे। यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर लगभग पूरे तरीके से अपने एनर्जी सप्लाईज के लिए डिपेंडेंट है। यही एक मेन रीजन है जिसके लिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन जैसे बड़े यूरोपियन देश रशिया के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नियरली 40% यूरोपियन यूनियन की नेचुरल गैस सप्लाई रशिया से ही होती है। रशिया के बाद इसमें 22% नॉर्वे, अल्जीरिया 20% एंड अजरबैजान 10% गैस सप्लाई ईयू को करता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम की एक 1222 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को लेकर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। सीधे रशिया को जर्मनी से जोड़ने वाली ये अंडर सी गैस पाइपलाइन लगभग $11 बिलियन के एक्सपेंडिचर से बनी है। इसलिए कोई भी ईयू नेशन इसमें रुकावट आए ऐसा नहीं चाहेगा। यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश जर्मनी रशियन गैस सप्लाई पर 65% डिपेंडेंट है। वहीं इटली 43%, फ्रांस 16% और पोलैंड 50% डिपेंडेंट है। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक जैसे छोटे देश गैस सप्लाई के लिए रशिया पर 100% डिपेंडेंट है। इसलिए जहां यूएसए ने रशिया पर बड़े बड़े फाइनेंशियल टैबू लगाए हैं जैसे कटिंग आउट फ्रॉम स्विफ्ट, वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खुद यूएसए रशिया रिलेशंस को पीसफुल टॉक के साथ सॉल्व करने की सलाह दे रहे हैं। यही रीजंस हैं कि आज के दौर में यूएसए यूरोपियन यूनियन रिलेशंस के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्रैक्स साफ नजर आ रहे हैं।
Why Europe is looking beyond USA? वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पावर ऑफ ऑर्डर में शिफ्टिंग यूएसए को एशियन देशों की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे में कई यूरोपियन देश यूएसए के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा टेंस्ड हो चुके हैं। अब उनका ध्यान यूएस से आगे निकलकर दूसरे कंट्रीज को अपना पार्टनर बनाने पर फोकस्ड है। इस फैक्ट को यूरोपियन यूनियन को ब्रेग्जिट के जरिए छोड़ चुके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन काफी अच्छे से जानते हैं। तभी उन्होंने रिसेंटली इंडिया टूर किया और दोनों नेशंस ने कई इंपॉर्टेंट डील्स पर साइन किया। मैसिव बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन के नेशंस एशियन कंट्रीज को अपना बड़ा मार्केट मानते हैं। यूएसए का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। एक तरफ जहां ईयू की कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए नेटो और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट हैं, वहीं यूएसए का फोकस इन पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए आज यूएसए इंडिया, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे एशियन देशों को अपना मेजर एलाय मानता है। हाउ यूरोप इटसेल्फ इज गेटिंग वीक रिसेंटली, पास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड पैंडेमिक। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में 2.2% की ग्रोथ के साथ इटली एंड स्पेन जैसे कंट्रीज को छोड़कर ज्यादातर ईयू नेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा खराब रही। 2007 से 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को अभी भी कुछ यूरोपियन देश पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। कोविड-19 के बाद कई यूरोपियन देशों की जीडीपी रिकॉर्ड रेट से नीचे गिरी है। इन देशों की जीडीपी को फिर से नॉर्मल होने के लिए शायद कई साल लगने वाले हैं। वर्स्ट पॉलिसीज। यूरोप के बड़े बड़े फाइनेंशियल जाइंट्स जैसे जर्मनी, नेदरलैंड्स, यूके, फ्रांस और स्पेन पैंडेमिक में अपने बैंक्स के लो लेंडिंग रेट्स की वजह से आज काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। काफी खराब पॉलिसीज के कारण अब यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्टमेंट रेट 2002 के कंपैरिजन में 14% तक कम हो चुका है। पैंडेमिक के टाइम जर्मनी के साथ साथ ज्यादातर यूरोपियन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ 0% रही। फेलियर ऑफ यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी। यूरोप में 80s और 90s में ही सोशल डेमोक्रेसी का फॉल स्टार्ट हो गया था। तब ईयू की 11 आउट ऑफ 15 कंट्रीज में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज पावर में थीं। बट अब सिनेरियो कुछ अलग ही है। धीरे धीरे ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज अपना पावर खो रही हैं। नॉर्वे और स्वीडन जैसी स्कैंडिनेवियन नेशंस में लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या पोर्टुगल और इटली में बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर स्पेन में पॉलिटिकल इम्बैलेंस, हर एक यूरोपियन देश में आज सोशल डेमोक्रेसी की हार साफ नजर आती है। फ्रांस और जर्मनी में भी एंटी सोशल डेमोक्रेसी का एनवायरनमेंट कुछ इस कदर स्प्रेड हो चुका है कि वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज के मेंबर्स इलेक्शन में वोट के नाम पर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर पाते हैं। Why is it a great opportunity for India? इंडिया की बूमिंग जीडीपी को देखकर ईयू आखिर कैसे दूर रह सकता है? इंडिया के लिए ईयू एक मेजर इकोनॉमिक कम ट्रेड पार्टनर है। 2020 में चाइना 12% एंड यूएसए 11.7% के बाद यूरोपियन यूनियन 11.1% और 62.8 बिलियन यूरो ट्रेड वैल्यू के साथ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर बना। अराउंड 14% ऑफ टोटल ट्रेड वैल्यू के साथ इंडियन मार्केट के लिए यूएसए के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूरोप ही है। इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन से अपना रिलेशन और भी बेहतर करके लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी डेस्क तक लाया जाए और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को यूरोपियन मार्केट में और भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, और इसके रिजल्ट के तौर पर हमारे देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़े। पिछले डेकेड में ईयू और इंडिया के बीच ट्रेड 12.5% बढ़ा और साल 2020 में दोनों के बीच लगभग 32.7 बिलियन यूरो का ट्रेड हुआ है। इंडिया में लगभग 6,000 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो कि नियरली 1.7 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। ईयू का इंडिया में टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग 75.8 बिलियन यूरो तक है, पर ये चाइना और ब्राजील के कंपैरिजन में काफी कम है। मोदी जी's लेटेस्ट विजिट, द विजिट टू जर्मनी। मोदी जी के जर्मनी टूर का मेन रीजन इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ इंडिया जर्मनी मैरिटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना था।
इसके साथ साथ इंडिया जर्मनी के बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट को भी एक अपर लेवल तक ले जाने का मकसद था। यूरोप में जर्मनी $21 बिलियन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मोदी जी ने दोनों ही देशों के टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग भी अटेंड करी, जहां इंडो जर्मन स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और बिजनेस के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी डेनमार्क सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए गए थे। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में होने वाले इस समिट में डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। इस विजिट में मोदी जी ने इंडियन फॉरेन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया का स्टैंड और ओपिनियन सामने रखा। विजिट टू फ्रांस। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के साथ मोदी जी ने कई बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, इंडो पैसिफिक इश्यूज और डिफरेंट म्यूचुअल इंटरेस्ट्स जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी एंड एनर्जी पर डिस्कशन किया। दोनों ही देशों के लीडर्स ने रशिया यूक्रेन वॉर पर डिस्कशन करके इसे पीस टॉक्स के जरिए सॉल्व करने का ओपिनियन दिया। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर काफी एनालिसिस इस विजिट के टाइम देखने को मिला। ट्रीटीज एंड कोलैबोरेशन बिटवीन EU एंड इंडिया। फॉरेन पॉलिसी। साउथ ईस्ट और एशियन देशों के साथ EU का एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के जरिए इंडिया और EU के बीच कई फॉरेन पॉलिसी अग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसने इन दोनों के बीच रिश्तों को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पर कई सारे कोलैबोरेशंस EU एंड इंडिया के बीच तय हुए हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया EU ट्रेड सब कमीशन, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस के लिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाना और फॉर्मेशन ऑफ इंडिया EU इकोनॉमिक ग्रुप जैसे कई कोलैबोरेशंस हुए हैं, जो दोनों नेशंस की फ्यूचर बॉन्डिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करने में मेजर रोल प्ले करेंगे। एनवायरनमेंट। इंडिया EU वाटर फोरम, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन वाटर एंड एयर, इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप, सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सोर्सेज और केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर इंडिया EU के बीच काफी सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पॉलिसी। Annual India-EU Policy Dialogue on the area of employment and social policy, occupational health and safety, social security, minimum wages, जॉब क्रिएशन जैसे एरियाज पर G20 मीटिंग्स में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ कई डिस्कशंस और ट्रीटीज को फाइनलाइज किया है। चैलेंजेस इन इंडिया EU रिलेशनशिप एंड इट्स सॉल्यूशंस। काउंटरिंग चाइना। यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ एक इन्वेस्टमेंट पर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, जो आगे चलकर काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इस टेंस सिचुएशन के चलते चाइना ने यूरोपियन यूनियन के कई मेंबर कंट्रीज पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए और बदले में यूरोपियन यूनियन ने भी काउंटर अटैक के रूप में चाइना पर कई ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। इस तरह के ट्रेड अग्रीमेंट से EU को बचना होगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, बल्कि कई सारे डिप्लोमेटिक इश्यूज क्रिएट होते हैं। इंडिया को भी इस सिचुएशन को एज अ लेसन लेते हुए सही तरीके से एनालाइज कर EU के साथ चाइना को काउंटर करते हुए ट्रेड अग्रीमेंट्स करने होंगे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अभी भी इंडिया EU ट्रेड रिलेशन उसके सही पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। राइट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने तक इंडिया को काफी आगे तक जाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक थिएटर। चाइना के एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को विद इन लिमिट्स रखने के लिए EU को एशिया में इंडिया की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर इंडिया को भी EU जैसे लाइक माइंडेड देशों की पार्टनरशिप की जरूरत है, जिसके जरिए वो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी ला सके। साथ ही में इंडिया USA चाइना के बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव नहीं करता है, इसलिए वो EU को भी एक अलग वर्ल्ड पावर के रूप में देखते हुए दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड का डायरेक्शन दिखाने की राह पर है। वे फॉरवर्ड। इंडिया EU के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में मैसिव रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके रिक्वायर्ड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। इसको आप
जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, जिससे हम इस रीजन में आसानी से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। इंडिया और ईयू 2007 से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में लगे हैं। इसे अगर जल्द से जल्द फाइनलाइज कर दिया जाता है, तब इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट आने के साथ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। इंडिया को ईयू के बड़े प्लेयर्स जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके के साथ कई सारी ट्रीटीज, एफटीएज और बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में किसी भी क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार रख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में होने वाला हर एक इंसिडेंट दूसरी कंट्रीज के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने बायलैटरल रिलेशंस और अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी को मजबूती से रेडी करने का। कई सारी कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी के तूफानी दौरे इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि इन अपॉर्चुनिटीज को इंडिया हर कीमत पर इनकैश करना चाहता है, और ये सही भी है, क्योंकि ऐसा करना समय की मांग है, जिसे इंडियन डिप्लोमैट्स ने भी भली भांति समझा है।